नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 चैप्टर में क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी हमारे पास, उसकी मैट्रिक्स को किस तरीके से फॉर्म करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेट वेक्टर की। इसमें क्या है, इफ़ बी इज़ अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस वी एफ, कि बी हमारे पास बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस वी एफ का, और यू कोई भी एलिमेंट है किसका, वी का। तो यू एलिमेंट है वी का और ये बेसिस के एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को हम बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया u इज इक्वल्स टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू an un। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्केलर्स होंगे a1 a2 an, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, जो हमारे पास ये स्केलर्स की वैल्यू आएगी a1 a2 an की, इसे क्या बोलेंगे, द कोऑर्डिनेट वेक्टर इफ़ एक्सप्रेस्ड एज अ कॉलम वेक्टर। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ कॉलम वेक्टर, एंड इज डिनोटेड बाय u कोमा बी। इट मीन्स क्या है कि हमने इस u को किसके, मतलब b के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो उसके बाद हमारे पास ये वाला वेक्टर आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ u रिलेटेड टू द बेसिस b। ठीक है, मीन्स हमने u के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया किसके बेसिस का यूज़ करके, b बेसिस का यूज़ करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स होता है। मीन्स ith अगर कोई एलिमेंट है तो वो ith प्लेस पर ही होगा। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ है u1 u2 un हमारे पास है, अगर इसको ऑर्डर्ड बेसिस कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड प्लेस पर होगा, इसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, ऑर्डर्ड बेसिस। अब देखो, लेट टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी, जहाँ पर यू बी और वी बी क्या है, वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ पर। लेट कर लिया बी बेसिस हैं यू के और बी डैश बेसिस हैं किसके, वी के। ठीक है, फॉर द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस यू एंड वी। जो यू और वी है हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल हुए ना, बेसिस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो बी हमारे पास बेसिस हैं, बेसिस भी कैसे हैं, दोनों ऑर्डर्ड बेसिस हैं। ठीक है, अब देखो, सिंस टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ un बिलोंग्स टू v, क्योंकि जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो u2 v है, तो u के एलिमेंट्स पर जब मतलब टी ऑपरेट करेंगे तो वो v में ही जाएंगे ना। तो टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ un बिलोंग करेगा कहाँ, v में। और v1 v2 vm क्या था, स्पैन कर रहा था v को, क्योंकि ये तो बेसिस था v का, तो स्पैन तो करेगा ही। ठीक है, इट मीन्स इसका ये वाले v के हर एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टी ऑफ u1 को भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, टी ऑफ u2 को भी और टी ऑफ un को भी, जहाँ से जो सारे स्केलर्स हैं वो किस में से हैं, फील्ड में से होंगे। अब कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास स्केलर्स आए हैं इन स्केलर्स को क्या करेंगे, कॉलम वेक्टर में लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया था ना, अभी डेफिनेशन में कॉलम में लिख रहे थे। तो देखो इसके a11 a1 a21, यहाँ पे देखो ये वाली मैट्रिक्स है इसकी, a11 a21 am1। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले tu1 के जो एलिमेंट थे इसी कोऑर्डिनेट वेक्टर को लिया और क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर में फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे कॉलम में लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। सेकंड वाले की क्या है, a12 a22 am2, तो उसे हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। और जो nth है ना, nth वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स को उठाया और उसको nth कॉलम में फिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गई, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन टी की, से हम क्या बोलेंगे, कोल्ड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस बी एंड बी डैश। क्योंकि हमने किन किन ऑर्डर बेसिस का यूज़ किया, बी का और बी डैश का, जहाँ बी बेसिस था किसका, यू का, और बी डैश बेसिस था वी का। ठीक है, तो अब क्या पता चला हमको कि हमें किसी भी मैट्रिक्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो मान लो टी हमारे पास क्या होगा, u2v कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, b इसका ऑर्डर्ड बेसिस है किसका, u का, और v के ऑर्डर्ड बेसिस हमने मान लिया b डैश है। हमने मान लिया b के अंदर एलिमेंट जा रहे हैं u1 u2 अप टू un। ठीक है, और b डैश के अंदर एलिमेंट है v1 v2 अप टू vm। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब क्या किया कि हमने टी के हर एक एलिमेंट की इमेज निकाली बेसिस की, तो टी ऑफ u1 को हमने नाम, टी ऑफ u1 आ गया, टी ऑफ u2 आ गया। ठीक है, जैसे मान लो
इस तरीके से है, ये U1 है, U2 है, UN है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या आएगी, T ऑफ U1, इसकी इमेज क्या आएगी, T ऑफ U2, इसकी इमेज क्या आएगी, T ऑफ UN। पर जो B डैश था ये क्या था, बेसिस था किसका, V का। तो V के हर एक एलिमेंट को हम B डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी वही काम किया ना, कि इसके हर एक एलिमेंट को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। फिर उससे क्या किया, इसके फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट उठाकर फर्स्ट कॉलम में फिट कर दिए, सेकंड वाले के सेकंड में और लास्ट वाले के लास्ट में। तो हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। हमें मैट्रिक्स ही निकालनी थी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U कितनी थी हमारे पास, जितने उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट थे, कितने थे एलिमेंट, B था बेसिस और उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट थे N। तो डायमेंशन ऑफ U इज N, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू M, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V के बेसिस के अंदर हमारे पास M नंबर ऑफ एलिमेंट थे। तो इसकी जो ऑर्डर बनता है ना मैट्रिक्स का, तो वो क्या बनता है, डायमेंशन ऑफ V क्रॉस डायमेंशन ऑफ U, मीन्स यहाँ पर M क्रॉस N की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा पहले ही ऑर्डर क्या होगा, अगर कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन U2V है तो उसके जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V क्रॉस डायमेंशन ऑफ U। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट समझ लो, प्रूफ पढ़ लेना, बिल्कुल इजी है, ठीक है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेट T1 एंड T2 बी टू लीनियर ऑपरेटर्स ऑन अ वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। T1 और T2 क्या है, दो लीनियर ऑपरेटर हैं किसी वेक्टर स्पेस V के ऊपर। अगर लीनियर ऑपरेटर हैं तो T1 V2 V होगा और T2 भी V2 V होगा, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर में डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाती है, ठीक है। एंड T1 ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है और T2 भी, डिनोट द मैट्रिसेस ऑफ T1 एंड T2 विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड बेसिस B। अब यहाँ पर हमारे पास इसने V के बेसिस दे दिए, क्या है, B, ठीक है। ये B क्या है, हमारे पास V का बेसिस है। हमने क्या किया, T1 की मैट्रिक्स निकाल ली और T2 की मैट्रिक्स निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। देन द मैट्रिसेस ऑफ ऑपरेटर T1 प्लस T2 के T1 एंड T1 T2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B आर गिवन बाय। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि देखो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है T2 और T1 और T2, ठीक है। दोनों लीनियर ऑपरेटर है, मीन्स V2 V सेम है और हमें बेसिस दे रखे हैं किसके, V के। अब हमें क्या करना है, T1 प्लस T2 की क्या निकालनी है, मैट्रिक्स निकालनी है। T1 प्लस T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि T1 प्लस T2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी। क्या करेंगे उसके लिए कि T1 की मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ठीक है, T2 की मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अलग अलग दोनों की मैट्रिक्स निकाल के उनको ऐड कर देंगे, जो मैट्रिक्स आएगी वही किसकी मैट्रिक्स बनेगी, T1 प्लस T2 की बनेगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही स्केलर का है, स्केलर के लिए क्या करेंगे कि हमें T1 की मैट्रिक्स तो निकाल लेंगे इजीली, ठीक है ना। अभी हमने सीखी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं, तो उस तरीके से हम T1 की मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो जो T1 की मैट्रिक्स आएगी उसे हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्केलर से। तो वो हमारे पास किसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, K इंटू T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया है। अगर हमें T1 कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे दे, T2 कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे दे, ठीक है, और बोल दे कि इनकी प्रोडक्ट की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी प्रोडक्ट बनेगी ना T1 T2 कॉम्पोजिशन बोल लो, इसकी मैट्रिक्स बताओ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, T1 की निकाल लेंगे अलग से मैट्रिक्स और T2 की निकाल लेंगे और उन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। उन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी वही मैट्रिक्स हमारी किसकी बन जाएगी, T1 कॉम्पोजिशन T2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर, यही है इसके अंदर। अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि जब भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी हो तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास डोमेन के बेसिस होने चाहिए, कोडोमेन के बेसिस होने चाहिए, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं तो हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स इजीली निकाल लेंगे। अब ये वाला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन द ट्रांसफॉर्मेशन T, ट्रांसफॉर्मेशन T हमारे पास गिवन है R³ टू R4, डिफाइन की हुई है, मीन्स हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है।
रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब एंड आर फोर। हमें किसके रिलेटिव निकालनी है? स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब एंड आर फोर। और ये तो हमें पता ही है कि स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूब के क्या होते हैं और आर फोर के क्या होते हैं। देखो, वी नो दैट द ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या होंगे? आर क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरीके से हमें आर फोर के भी पता है स्टैंडर्ड बेसिस, हमने उसे बी डैश नाम दे दिया। ठीक है, b is the standard basis of r cube and b dash is the standard basis of r4। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता चल गया? डोमेन के बेसिस पता चल गए, को डोमेन के बेसिस पता चल गए और साथ में मैट्रिक्स का पता चल गया। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि डोमेन के हर एक, मतलब जो बेसिस है डोमेन का बेसिस मतलब b, इसके हर एलिमेंट की क्या कर लेंगे? इमेज निकाल लेंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो सबसे पहले हमने इमेज निकाली टी 1 0 0। ठीक है, उसको लिख लिया। फिर टी 0 1 0, लास्ट में थर्ड एलिमेंट की इमेज। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, इमेज इजीली निकाल लेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया? अब टी ऑफ मतलब 1 0 0 सबकी इमेजेस आ गई। और ये इमेजेस हमारे पास कहाँ जाएंगी? R4 में जाएंगी ना। एलिमेंट आर क्यूब के थे, उसके ऊपर टी ऑपरेट करेंगे तो R4 में जाएंगी। तो मीन्स ये तीनों के तीन एलिमेंट कहाँ के आ गए? R4 से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो ये एलिमेंट है ये किसके हैं? R4 से है ना, बिलोंग्स टू R4। कोडोमेन में बिलोंग करेंगे ना, रेंज बोल दो। ठीक है, अब R4 के बेसिस हमारे पास क्या थे? E1 E2 E3 E4 थे। तो इसके मतलब R4 के हर एक एलिमेंट को हम इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस कौन था? दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसका ये एलिमेंट उठाया 1 2 0 0, उसको हमने बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि बेसिस है ना बी डैश किसका? R4 का। और ये R4 का कोई आर्बिटरी मतलब मेंबर है। ठीक है, ये R4 का कोई मेंबर है और R4 के बेसिस ये हैं, तो इसे हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? 1 2 0 0 को E1 E2 E3 E4 के E1 E2 E3 E4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसी तरीके से हम इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, ये हमें आता ही है ना कि कोफिशिएंट को किस तरीके से चूज़ करना होता है कि ये वाली चीज़ इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखो हमें क्या बनानी है? मैट्रिक्स बनानी है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ R4 क्रॉस डायमेंशन ऑफ R क्यूब मीन्स 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो कैसे लिखते थे हम मैट्रिक्स? इसके फर्स्ट वाले के जो कोऑर्डिनेट है उसके देखो 1 है 2 है 0 है 0 है, उसे हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। मीन्स 1 2 0 0 यहाँ पर आ गया 1 2 0 0। सेकेंड हमारे पास क्या है? 1 0 2 6, तो हमने लिख दिया 1 0 2 6। और इसी तरीके से जो थर्ड था उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा 1 1 -1 0, उसे हमने लास्ट कॉलम में लिख दिया। अब ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बन गई? 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। और हमें यही फाइंड आउट करनी थी मैट्रिक्स। ठीक है ना, हमने मैट्रिक्स निकाल दी टी की विद रिस्पेक्ट टू